गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सा क्लासेस। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके ये वाला जो जनवरी एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ ना, 3 जन और 7 जनवरी में, 6 जनवरी में, जो आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनमें से मुझे जो जो क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं स्टूडेंट्स की मदद से, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ, ताकि आने वाला जो एग्जाम है, अभी जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं नेट के, उसमें आपकी अगर मदद हो सके तो वाकई ये वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको जो पैटर्न है वो डिस्कस करके बताया है, कौन से टॉपिक को मतलब रिपीट किया जा रहा है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। बट अब मुझे एक्चुअल में क्वेश्चंस ही मिल रहे हैं, तो मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रही हूँ। ठीक है, आज के जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली लिए गए 7 जनवरी के क्वेश्चन, मतलब इसमें कुछ ज्यादा है। 6 का हो सकता है एक दो क्वेश्चन होगा, 7 के मुझे ज्यादा क्वेश्चन मिले तो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। इसी तरह मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। तो यदि आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वो बेल बटन छोटी सी है जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये मेहनत आपके लिए थोड़ी बहुत कामयाब हो पाती है कि नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सीरीज की ही बात कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, पहले तो मैंने आपको सिर्फ नंबर सीरीज बताया था कि हाँ एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का आया था, बट ये वाला मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन ही आपके सामने ले आई हूँ। तो आपका शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में आया है ये। ठीक है, तो 4, 27, 16, 1, 2, 5, 36 - 64, 79। अब यहाँ पर मान लीजिए कि किसी को बिल्कुल नहीं आता है, समझ लो एकदम जीरो, कंफ्यूज हो गया एकदम। तो आप एक बात नोटिस करो, अगर मैं छोटे छोटे नंबर से लेके चलती हूँ, 4, 16, 36, 64, छोटे छोटे नंबर से, बड़े नंबर को मैं 1 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, तो मुझे समझ में आएगा ये जो 4 है ये तो 2 का स्क्वायर लग रहा है। 14 4 का स्क्वायर है। 36 6 का स्क्वायर है। ठीक है, 64 8 का। अगर ये इन सब के स्क्वायर है तो क्या 27 3 का स्क्वायर है क्या? ये कैसे हो सकता है? 3 3 तो 9 होता है, बट क्या 9 3 27 होता है? क्या ये क्यूब है क्या? हो सकता है, क्रॉस चेक करते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो हो सकता है यहाँ 5 से कोई रिलेशन हो। 5 5 सा 25, 25 5 सा 125। ओके, ये बिल्कुल हो सकता है। अगर ये है तो यहाँ पर क्या होगा? ये 6 का स्क्वायर है तो हो सकता है ये 7 का क्यूब हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? ये 7 का क्यूब हो जाएगा। तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? तब आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल सही पकड़ा, 343। और क्रॉस चेक करने के लिए आप इसके आगे बिल्कुल आप इसको फिर से क्यूब करके देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो नंबर है उसका क्यूब कितना आ रहा है। तो इस तरह के नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था NAPCC का। तो NAPCC जो है ये आपका क्या है? फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो नेशनल मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन किया गया था। पूछा क्या गया था, इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो नेशनल सोलर मिशन पहला था। नंबर 2, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये सारा इंपॉर्टेंट जो था वो पार्ट था NAPCC का। एक बार हिंदी में भी गौर करते हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता संवर्धन मिशन, राष्ट्रीय सतत आवास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने का मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर एक बार आया है तो बिल्कुल चांसेस है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। तो NAPCC इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन शायद एग्जामिनर के फेवरेट होते जा रहे हैं। तो स्पीड डिस्टेंस वाला जो पहले क्वेश्चंस आते थे उसमें बोट वाला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हो सकता है दोबारा आए, तो हो सकता है कि बोट की जगह कोई और किसी और मुद्दे पर, मतलब किसी और टॉपिक को लेकर ये लोग क्वेश्चन बना दे। बट आपको फार्मूलाज तो याद ही रखना है। डिस्टेंस और स्पीड अगर निकालना है या स्पीड निकालना है तो फार्मूला तो सेम ही रहेगा, है ना। इस फार्मूले को आप इसी तरह से याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है बोट और स्पीड का, तो जब रिवर होती है ना, रिवर जिस साइड बह रही है, फ्लो अगर इस साइड है और अगर बोट जो है वो भी इसी साइड बह रही है, तो उसका फॉर्मूला आप अलग यूज करेंगे। और अगर इसकी विपरीत दिशा में बह रही है, यानी रिवर अगर इस दिशा में बह रही है और बोट उसके अपोजिट स्ट्रीम में है, ठीक है, अप स्ट्रीम में बह रही है, तो उसकी स्पीड में फर्क आएगा। उसके लिए ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लीजिएगा। अपस्ट्रीम स्पीड के लिए स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम स्पीड के लिए स्पीड ऑफ बोट प्लस कर लेंगे स्पीड ऑफ करंट को, तो आप इजीली आंसर निकाल पाएंगे। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया था, बोट स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपस्ट्रीम की तरफ चल रही है, ठीक है। अपस्ट्रीम की तरफ 14 किलोमीटर चली और उसके बाद डाउन स्ट्रीम 26 किलोमीटर उसी समय में चली, सेम टाइम में चली। हमें वैल्यू ऑफ स्टीम स्पीड, स्टीम के लिए वैल्यू ऑफ बोट का निकाल, स्टीम की स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो अब स्टीम की स्पीड अगर हमें निकालनी है तो हम किस तरह से चेक करेंगे, अपने फॉर्मूलाज यूज करेंगे और इस क्वेश्चंस को हल करेंगे। कैसे, ये देखिए, सारे वैल्यूज को हम लोगों ने इस तरह से अपना पुटअप किया, जो हमारे सिंपल हमने फॉर्मूले याद किए थे बस उसी में, उन्हीं फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। 26/10/x, हमने x को माना कि ये हो सकती है स्पीड, और उसके बाद हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो बहुत इजीली हमारे पास ये दोनों आंसर जो है रेडी हो जाएंगे। x का एक वैल्यू आएगा 120/40, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड मिल जाएगी, ठीक है जी। अगर ये सॉल्व हो जाएगा तो आपके पास पूरी तरह से सारे आंसर आ जाएंगे। नेट के एग्जामिनेशन में मजे की बात यह है कि जो ये क्वेश्चंस देते हैं, यदि आप उसको समझ जाएं, एक्चुअली आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट कर रहे होते हैं मेनली, ठीक है, आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट कर रहे हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी फॉर्मूलाज ध्यान है तो आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लर्नर सेंटर मेथड्स पर। ये क्वेश्चन भी कंटिन्यू आ रहा है, इसको अच्छे से समझिएगा। लर्नर सेंटर मेथड्स जो हैं टीचिंग की स्ट्रैटेजीज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं, बिकॉज अब सेंटर में क्या हो गया है, सेंटर में हो गए हैं लर्नर, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले सेंटर में टीचर होते थे, बट अब फोकस किया गया है कि लर्नर जो है वो इम्पोर्टेंट है, हम उसके हिसाब से ही सारा जो स्टडी है प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ना है कि मैथड कौन कौन से हैं जो इनकरेज करेंगे स्टूडेंट्स को एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने के लिए, ताकि वो अपनी लर्निंग को और बेस्ट बना सके और इसके लिए अपनी ओन लर्निंग वो कर सके। ये सारी चीजें जो है वो टीचर के लिए क्या स्ट्रैटेजीज बन सकती है, क्या चुनौती बनेंगी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। एजुकेशन को लर्नर सेंटर बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किए जा सकते हैं, जैसे एक्टिव लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, डिबेट कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है क्लास के दौरान, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब टॉपिक दे दिया जाएगा और आप अपने उन टॉपिक्स को लेके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत बहुत बढ़िया चीज हो सकती है, जिसमें स्टूडेंट पर फोकस किया जा सकेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है एक टीम में वर्क करेंगे प्रोजेक्ट्स के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी एक बच्चे पर उतना मेंटली मतलब प्रेशर नहीं आ सकता है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग इस तरह से हेल्पफुल होगा। उसके बाद इंडक्टिव टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड को अच्छे से समझिएगा। इंडक्टिव टीचिंग क्या होती है, जहां पर स्टूडेंट्स जो है उनके सामने चैलेंजेस पेश किए जाए और उनको कुछ इस तरह की रीजनिंग्स दी जाए, ताकि वो अपने समझ से, अपने योग्यता के हिसाब से इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करते करते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, केस बेस्ड इंस्ट्रक्शंस के साथ और भी अदर मेथड्स के साथ उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इस तरह की टीचिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। देन रोल प्लेइंग बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हो रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग सिनेरियो में किस तरह के रोल प्ले कर सकते हैं, ऐसी अगर कंडीशंस उनके सामने रखी जाती है। पीयर टीचिंग इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को सिखाते हैं, ठीक है।
ये बिल्कुल वैसे हो सकता है जहां पर एक टाइम पर मैं टीचर बनता हूँ और आप स्टूडेंट हैं, आप आज क्लास लेंगे, ठीक है, जहां पर टीचर स्टूडेंट्स को ये भूमिका अदा करने का टाइम देंगे कि भाई आज आप टीचर हैं, आप आज क्लास लेंगे और सबको सिखाएंगे। तो पीर टीचिंग यहाँ पर बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो हैं वो साथ में स्टूडेंट्स को काम करने में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हो सकती हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को अप्लाई करेंगे और जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में वो किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपका लर्नर्स जो सेंट्रल मेथड है वहाँ पर यूज़ की जा सकती हैं। ये टॉपिक जो है GWP का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये क्या था? ये मेजरमेंट है जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो कितनी हीट, मतलब उनकी वजह से कितनी हीट एटमॉस्फेयर में फैल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपेयर करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जैसे मेजरमेंट का यूज किया जा रहा है। यानी एक तरह का इंडेक्स है ये, जो कि कंपेयर करके, जिसमें कंपेयर किया जा सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो अलग 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 रेडिएशन को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो टेस्ट होता है ये एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में होता है, पर्टिकुलर सेट पीरियड ऑफ टाइम में हो सकता है। और ये किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है कि कितनी एनर्जी जो है गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं, और CO2 एमिशंस कितना होता है। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। और जब हम GMP पढ़ रहे हैं तो ये बहुत, GWP पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी पढ़ें। जैसे कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है, ये क्वेश्चंस तो कई बार आया हुआ है, फिर भी हमें डिस्कस करना ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि नेचुरल प्रोसेस जितने भी होते हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या प्लांट रेस्पिरेशन लेते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर ह्यूमन एनिमल जब ब्रीथ लेते हैं तो भी वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो CO2 का रिलीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पेड़ घटते जा रहे हैं। तो अब जो रेस्पिरेशन सिस्टम प्लांट्स का था पहले, तो वो CO2 जो है वो लेते थे, बट अब प्लांट्स नहीं है तो CO2 एयर में फैलता जा रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कर रही है, जैसे बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स है, डिफोरेस्टेशन है, ठीक है, लैंड क्लियरेंस है। इन सब से क्या होता जा रहा है? CO2 बढ़ता ही जा रहा है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि CO2 खर्च करने वाली चीजें कम हो गई, और CO2 मतलब जो निकालने वाले, जो कह सकते हैं रिलीज करने वाले जो प्रोसेस है वो ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मीथेन की अगर हम बात करते हैं तो मीथेन यानी CH4, ये नेचुरली प्रोड्यूस होता था, जैसे डिकम्पोजिशन होता था, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती थी, वेस्ट मैनेजमेंट होता था, तो वहां से निकलता है ये, बायोमास बर्निंग से निकलता है। उसके बाद बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की, तो ये ज्यादातर एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे फर्टिलाइजर का यूज होता है, तो वहां से निकलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ केमिकल प्रोडक्शन जो होते हैं, जब बाकी फॉसिल फ्यूल्स का कंबंशन होता है उससे भी निकलता है। तो ये सारी चीजें, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, सोचिए जो फर्टिलाइजर तो अभी यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, तो प्रोडक्ट्स तो चाहिए चाहिए, है ना, खाने पीने के लिए अनाज तो चाहिए। तो उसके लिए फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल या केमिकल फर्टिलाइजर्स का, जिसकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड जो है एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा फैलने लग गई है। वाटर वेपर जो है H2O, वो बहुत कॉमन ग्रीन हाउस गैस है जिसका कई बार नाम लिया जा चुका है। इसके अलावा ओजोन O3 ग्रीन हाउस गैसेस भी आपका इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। देन हैलोजन बेयरिंग गैसेस भी, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से निकलती हैं, और ये फ्लोरोकार्बन, जिस जो सबसे ज्यादा हानिकारक हो सकता है वो होता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन थी आपकी इससे रिलेटेड। इन्वायरमेंट पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन और पूछा गया था, द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन के बारे में, जो 1952 की एक बहुत ही बड़ी घटना है, जो इंग्लैंड में घटित हुई थी दिसंबर 1952 में। और इसमें लगभग, मतलब इतने लोगों की डेथ हो गई थी, लगभग 12,000 लोगों की डेथ हुई थी इसमें, ठीक है। तो बहुत सारा, बहुत बड़ा नुकसान है ये, और ये बहुत बड़ी एक थ्रेट भी है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। उसके लिए ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन के बारे में। तो ये जो इतने सारे लोगों की डेथ हुई, तो उसमें मेन कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि लंदन स्मोक में आखिर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट तत्व थे, तो कौन कौन सी गैसेस थी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी, वो की थी सल्फर डाइऑक्साइड ने, जो कि प्राइमरी कंपोनेंट था,
लंदन स्मोक का, ठीक है। ये रिलीज हुआ जब सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स थे, जैसे कोल का जलना, कोयला उस समय बहुत यूज होता था, उसकी वजह से इसका बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट हुआ। देन सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्शन से ही बनती है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 है, ये भी मतलब रिएक्ट करती है पानी के साथ, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। कार्बन पार्टिकुलेट्स थे, जो सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपलेट्स थे, वो कंडेंस हो गए और वो कार्बन पार्टिकुलेट्स बनकर पूरे एयर में फैल गए थे, जिसकी वजह से धुआं बना, स्मोक बना। वाटर ड्रॉपलेट्स जो थे वो तो कंपोनेंट है ही लंदन स्मोक का। वाटर ड्रॉपलेट तो हम अभी बात करके आए हैं ग्रीन हाउस गैसेस की, जब हम बात कर रहे थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि हिस्सा बना था इसका, लंदन स्मोक का। तो GWP जैसी घटनाएं जो हैं वो और भी हो सकती हैं, इसी के लिए इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उनको बेहतर बनाने के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और आपकी मदद करेंगे आपके आगे के एग्जामिनेशन में। मैं इसके बाद और भी क्वेश्चंस जो है कलेक्ट करके आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी।